हेलो दोस्तों, मैं खुशबू आप सबका स्वागत करती हूँ एक एक क्लासेस खुशबू कुमारी अम्बाला में। तो आप सब कैसे होंगे? स्वस्थ होंगे। तो मैं आप लोग को पढ़ा रही थी। मैथ में मैंने आप लोग को पढ़ाया था वर्ग, आयत, समलंब, चतुर्भुज, ये सब बता दी थी। और आज आप लोग को पढ़ाना है क्या? घन, घनाभ, ये सब के बारे में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। तो आप लोग अच्छे से समझिएगा और ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा, ठीक है? तो चलते हैं अपने क्लास की ओर। तो मैं आप लोग को आज घन पढ़ा रही हूँ कि घन अर्थात क्यूब। आखिर क्यूब क्या होता है? ठीक है, तो क्यूब का मतलब होता है कि 6 पृष्ठीय ठोस आकृति की सतह का वर्गाकार होता है। जैसे मान लीजिए कि जैसे एक चित्र है, जैसे एक 6 पृष्ठ यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे, यहाँ से हाफ लेकर ऐसे करते हैं, ठीक है। ये सब मिला देते हैं, ये हमारा क्या बन गया? क्यूब मिल गया। क्यूब का मतलब जो हम लोग खेलते हैं लिडो जिसमें होता है वो क्यूब आकार का ही होता है। तो ये हमारा क्यूब हो जाता है। इसको हम परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं कि वह 6 पृष्ठीय ठोस आकृति, वह 6 पृष्ठीय ठोस आकृति ठोस आकृति आकृति जिसकी सतह जिसकी सतह वर्गाकार होती है, कार होती है, उसे घन कहते हैं। घन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वर्गाकार। वर्ग की आकार का ये भी एक वर्ग हो गया, एक दूसरा वर्ग हो गया, जो को हम मिला देते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है? एक घन का रूप ले लेता है। तो इसमें एक चीज़ बताइए, इसमें सतह कितने होगा? तो एक ए हो गया, एक पीछे 2, फिर एक 3, एक ऊपर 4, एक बगल में 5 और एक नीचे से 6, यानी सतह कितने हो गए? तो सतह बराबर 6। कितने सतह हुए? 6 सतह। शीर्ष कितने हो गए? 8। आप जोड़ सकते हैं, 2 वर्ग है तो जोड़, एक वर्ग में 4 शीर्ष होते हैं तो 2 वर्ग में 8 शीर्ष, यानी 8 हो जाएंगे। किनारा कितना हो गया? किनारा कितना हो गया? 12। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक नीचे 12 किनारा हो गया। अब देखिए, सभी सतह जो होता है एक वर्गाकार रूप होता है, वही हमारा घन हो जाएगा। अगर आयत के रूप में हो जाएगा तो उससे हम घन आप करते हैं। जैसे इतना लेके चलेंगे, इसका ये भी एक वर्गाकार के रूप में बन गया, वर्ग के रूप में। इसे लेके चलेंगे तो ये भी एक वर्ग के रूप में बन गया, ये भी लेके चलेंगे तो ये भी एक वर्ग के रूप में बन गया। यानी यहाँ पर नोट के रूप में लिख सकते हैं कि सभी सतह वर्गाकार होते हैं। क्या होते हैं? वर्गाकार होते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, अब इस पे कुछ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूलों को मैं आप लोग को लिखा देती हूँ ताकि आप लोग को आसान हो। फॉर्मूला यानी सूत्र, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले घन का क्षेत्रफल, घन का
क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुने भुजा स्क्वायर। ए पूछ देगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर भी हो जाता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। या जो दोनों में से कोई भी पूछे, दोनों का सूत्र इक्वल होता है, यानी कि ए पूछ दे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए वर्ग घन का परिमाप बराबर, परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, भुजा होती है 4, तो 4 में भुजा, चारों भुजा, 6 भुजा को हम जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा, अर्थात हम 6 से गुना भी कर सकते हैं एक भुजा में। आगे घन का विकर्ण बराबर, विकर्ण बराबर √3 गुने भुजा। घन की आयतन बराबर आयतन बराबर कितना हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, सॉरी भुजा क्यूब। ठीक है, इस तरह से इतना सूत्र आप लोग के लिए ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है। कुछ एक पॉइंट इसमें से मैं आप लोग को लिख देती हूँ ताकि आप लोग को काम दे। जैसे पॉइंट, अगर मान लिया जाए कि कोई वृत्त घन दे दिया, इसके चारों तरफ एक वृत्त बना दिया, वृत्त के अंदर घन है, तो हम उस तरह से कैसे हम घन का क्षेत्रफल या भुजा या आयतन निकाल सकते हैं। तो देखिए 1 पॉइंट कि आर त्रिज्या वाले गोले या वृत्त के भीतर सबसे बड़े घन रहे तो, ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि एक घन है, ठीक है, इसको मिला लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, घन हो गया। इसके चारों तरफ क्या है, एक वृत्त है, अर्थात गोला भी कह सकते हैं। ठीक है, एक गोला हमारा हो गया। ठीक है, देखिए अगर इसमें अगर पूछ दिया कि भुजा ज्ञात करें, ठीक है, तो भुजा बराबर आर त्रिज्या का मान दिया हुआ है, तो हम वृत्त इसमें से जो भुजा निकला हुआ घन की भुजा ज्ञात करने के लिए, तो घन की भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 2r बटे √3। ठीक है, आयतन बराबर किसका आयतन, घन का आयतन, आयतन बराबर कितना हो जाएगा, 8r³ बटा √3। घन की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 8r²। ठीक है, तो इस तरह से हम सबके परिभाषा, हम आप लोग का सूत्र फॉर्मूला सबके लिख दी हूँ।
आप लोगों को जब क्वेश्चन आएगी तो मैं जिस तरह से पहले क्वेश्चन बनाकर बताई थी इसी तरह से यहाँ पे मैं बताते जाऊँ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट घनाभ। घनाभ क्या है, तो उससे पहले मैं पेज पलट लेती हूँ। घनाभ ठीक है, तो घनाभ क्या है। अब देखिए घनाभ, इसमें घन में हमने बताया कि वर्ग के दो वर्ग को ऐड करने पर घन बन जाती है, लेकिन घनाभ में क्या होता है, दो आयत को लिया जाता है, दो आयत को लेकर घनाभ को बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम उसी तरह से यहाँ जैसे ई फिगर है, जैसे ई आयत एक ले लिए, आयत हो गया, आयत हो गया, दोनों आयत थी, दोनों को हम मिला लिए तो क्या बन गया, घनाभ बन गया। ठीक है, एक क्या बन गया, घनाभ बन गया। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि 6 आयताकार पृष्ठ से मिलकर सभी त्रिविमीय ज्यामिति क्या कहलाती है, घनाभ। क्योंकि 6 आयताकार, तो एक आयताकार ए हो गया, एक ए हो गया, फिर एक ए हो गया, 3 4 5 और एक नीचे वाला 6। ठीक है, तो इसको हम परिभाषित के रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं कि 6 आयताकार आयताकार पृष्ठ, आयताकार पृष्ठों से मिलकर बनी त्रिविमीय ज्यामिति घनाभ कहलाती है। ठीक है, ए हो गया। अब देखिए इसमें कितने सतह होते हैं, तो सतह बराबर 6, किनारा कितने होते हैं, उतना ही जो वर्ग में होती है, दोनों का किनारा बराबर हो जाएगा 12। शीर्ष कितने होते हैं, इसमें भी उतना ही हो जाएगा, शीर्ष बराबर 8। ठीक है, तो इस तरह से इतना इसका पॉइंट होता है। ये हम पूछती है एग्जाम में कि सतह कितने होते हैं, शीर्ष कितने होते हैं, किनारे कितने होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके सूत्र की ओर। ठीक है, सूत्र में क्या क्या है, वो आयतन पृष्ठ क्षेत्रफल, ये सब मैं आप लोग को लिखा देती हूँ। तो फॉर्मूला यानी सूत्र। ठीक है, तो पहला, घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए तब पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, सेकेंड। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ के क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल गुने एच। ठीक है, एल प्लस एच गुने ऊंचाई। इसको फिर से मैं काट कर लिख देती हूँ, बराबर हो जाएगा 2 ऑफ एल यानी लंबाई प्लस
बी, एल बी गुने ऊंचाई यानी एच। ठीक है, अब देखिए क्या है, इसका परिमाप भी निकालने के लिए कह देगा, तो हम कैसे करेंगे। एक चीज़ और है, अगर घन का आयतन है और लंबाई चौड़ाई ये सब दिया हुआ हो, लंबाई का क्षेत्रफल चौड़ाई का क्षेत्रफल और दोनों को मिक्स करके दिया हुआ, उसका भी एक फॉर्मूला दिखा दूंगी। सबसे पहले घन का विकर्ण, थर्ड घनाभ का विकर्ण बराबर क्या हो जाता है, अंडर रूट एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर, यानी एल से हो गया लंबाई, बी से हो गया चौड़ाई और एच से हो गया क्या, ऊंचाई। चौथा पॉइंट, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल बी जोड़ बी एच जोड़ एच। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर क्या कहता है, क्या फॉर्मूला है, पांचवा। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे घन का आयतन दे दिया, घनाभ का आयतन दे दिया, किस रूप में, तो आयतन बराबर, अगर मान लिया जाए कि लंबाई गुने चौड़ाई का मान दिया हुआ, चौड़ाई गुने ऊंचाई का मान दिया हुआ है, क्षेत्रफल के रूप में, लंबाई क्षेत्रफल के रूप में दिया हुआ है, तो हम कैसे कर देंगे। जैसे लंबाई का क्षेत्रफल दिया हुआ, चौड़ाई का क्षेत्रफल दिया हुआ, ऊंचाई का क्षेत्रफल दिया हुआ, तो हम कैसे निकालेंगे। यहाँ लंबाई का क्षेत्रफल गुने चौड़ाई का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई का क्षेत्रफल। सर ये गलत हो जाएगी, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, आप देखिए पांचवा, यहाँ पे लिखिए पहले कि अगर ढक्कन, जैसे कोई टंकी है या कुछ चीज़ है तो उसमें ढक्कन सहित रहती है, कोई चीज़ जैसे बॉक्स आप लोग देखे होंगे, जिसको देहात में ट्रंक कहते हैं, वो जो है घनाभाकार होती है। अगर मान लिया जाए कि पूछ दिया जाए कि पूरा जो बक्सा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, या ये पूछ दिया जाए कि उसमें कितने चादर लगे, इस तरह से क्वेश्चन पूछे दिया जाए, ढक्कन रहित टंकी में या बक्से में लगे चादर का क्षेत्रफल अगर पूछ दिया जाए तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए किस तरह से हम इसका सूत्र लिखते हैं। यहाँ हो जाएगा ढक्कन सहित, तो ढक्कन सहित नहीं, ढक्कन को हटा दिया जाए, ढक्कन सहित का क्षेत्रफल, ढक्कन रहित, रहित के मतलब नहीं, बक्से में लगे चादर का क्षेत्रफल, चदरे का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 इंटू एल बी जोड़ बी एच जोड़ एच एल माइनस एल। ठीक है, अगर कह दिया जाए कि संदूक के लकड़ी का आयतन क्या होगा, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ लिखिए सिर्फ लकड़ी के संदूक के लकड़ी का आयतन, संदूक की लकड़ी के आयतन
आयतन बराबर, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ। आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बाहरी आयतन यानी लकड़ी के बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें कुछ पॉइंट होते हैं जो मैं आप लोग को लिखा देती हूँ। जैसे मान लिया जाए कि संदूक है, तो ढक्कन दरार हो तो उसके भीतर की लंबाई क्या होगी, फिर भीतरी चौड़ाई क्या होगी, भीतरी ऊंचाई क्या होगी, इस तरह से कुछ पॉइंट्स रहते हैं। बस लिखा दूं, चलिए ये छोड़ देते हैं, इतना ही मैं आप लोगों को बता दूं। ज़्यादातर क्वेश्चन इतना ही में आती है, उसको ज़्यादा लिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए यहाँ तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट में मैं आप लोग को बताऊंगी ब्रीथ, ठीक है। ब्रीथ में आप लोग को मैं बताऊंगी, ब्रीथ कुछ बचा हुआ है पॉइंट्स, ब्रीथ है, बेलन है, शंकु है। ब्रीथ के बारे में मैं आप लोग को नहीं बताई हूँ। बेलन हो गया, शंकु हो गया, गोला हो गया, ये सब अभी बाकी है, तो मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। तो ब्रीथ के बारे में मैं आप लोग को शायद नहीं बताई हूँ, तो मैं आप लोग को ब्रीथ पॉइंट देते हैं। ब्रीथ, ठीक है। ब्रीथ यानी स्तर की। आखिर ब्रीथ क्या होता है? ब्रीथ वो ऐसी आकृति है जो चारों ओर एक गोल की तरह घूमी हुई रहती है, जैसे चूड़ी हो जाता है, जैसे ए ब्रीथ हो गया, चारों तरफ गोलाकार के रूप में घिरा हुआ रहता है, इसी को हम ब्रीथ कहते हैं। साइकिल का पहिया हो गया, चूड़ी हो गई, किसी चीज़ का थाली हो गया, जैसे थाली टाइप से ऊपर वाला जो होता है चादर, वो हो गया, एक ब्रीथ का ही उदाहरण है। अर्थात ब्रीथ कहने का मतलब है चारों ओर से, यानी मान लिया जाए कि ये ब्रीथ है, तक अच्छा नहीं बना है, लेकिन मान लिया जाए कि एक ब्रीथ है, यानी कहने का मतलब कि ब्रीथ वो चीज़ है जहाँ एक केंद्र बिंदु से सभी जगह की आपस की लंबाई कितनी होती है, बराबर होती है। यानी जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक की है, उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी, उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी। यानी जो ये पॉइंट रहती है, चारों तरफ गोले घेरे और एक केंद्र के बीच की दूरी आपस में सब बराबर होती है, यानी बराबर दूरी पर वो घिरा हुआ रहता है, वही हमारा वृत्त। इससे जब केंद्र से यहाँ तक की जो लंबाई होती है, इसे हम इसमें त्रिज्या यानी आर कहते हैं। क्या कहते हैं? आर कहते हैं। केंद्र से ये जो गोले आकृति के जिस बिंदु पर पॉइंट मिलती है जो रेखा या मान, उसको हम क्या कहते हैं? आर यानी त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक वृत्त में कई त्रिज्या होती है, यानी अनंत। यहाँ से भी त्रिज्या खींच सकते हैं, यहाँ से भी खींच सकते हैं, यहाँ से भी खींच सकते हैं, अनंत त्रिज्याएं हो सकती है, बट सबका मान बराबर होगा, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक जब एक बिंदु से, इसको हम जो चारों तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र होता है, जो गोल आकृति का होता है, उससे हम कहते हैं परिधि। इसको क्या कहते हैं? परिधि या परिमाप, दोनों कह सकते हैं, ठीक है। परिधि या परिमाप, क्या कह सकते हैं? दोनों कह सकते हैं, परिमाप या परिधि। ये जो गोले घेरा हुआ है, तो अगर मान लिया जाए कि एक परिधि से दूसरे परिधि केंद्र से होते हुए गुजरने वाली रेखा को हम कहते हैं क्या? व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, यहाँ से तो कई रेखाएं गुजर सकती है, यहाँ से एक रेखा गुजरी, वो भी व्यास हो गया, यहाँ से भी ऐसे गुजर सकती है, यहाँ से भी गुजर सकती है, यहाँ से भी गुजर सकती है, इस बिंदु से भी ऐसे गुजर सकता है, यहाँ से भी एक गुजर सकती है। यानी एक वृत्त में अनंत व्यासें हो सकती है। एक वृत्त में कितने व्यास हो सकती है? अनंत व्यास। ये सब पॉइंट एग्जाम में पूछती है।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्या पॉइंट। तो अब देखिए क्या है कि यहाँ पे जब वृत्त उतना बता दिए तो देखिए यहाँ पे फिर से मैं एक वृत्त बनाती हूँ गोल। ठीक है, ए है वृत्त, पेन से बनाई हूँ इसलिए हम इसे मिटा नहीं सकती। एक वृत्त मान लिया जाए कि वृत्त है। तो ए तो हमारा जो बिंदु बीच में होता है इसे क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। ए हो गया केंद्र। ठीक है, यहाँ से जो रेखा यहाँ तक खींची गई, यहाँ से यहाँ तक मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या, यानी इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं आर। जब कोई रेखा यहाँ से पूरा एक परिधि से दूसरे परिधि तक मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं क्या, व्यास। ठीक है, यहाँ तक कोई ये जो चारों तरफ गोला घेरा हुआ रेखा है इससे कहते हैं परिधि या परिमाप। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से एक वृत्त मैं और बना रही हूँ। जैसे मान लिया जाए कि ये तो केंद्र हो गया, यहाँ से यहाँ तक की रेखा खींच गई जो कि केंद्र से होकर नहीं जा रही है, तो इसे कहते हैं जीवा। इसे क्या कहते हैं, जीवा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक ये भी जीवा हो गया, ये भी खिंचा गया तो जीवा हो गया, इसके बीच में भी खिंचा गया जीवा हो गया, ये भी जीवा, ये भी जीवा, ये भी जीवा। एक ऐसा परिस्थिति आ जाएगी जो कि केंद्र से होते हुए गुजरेगी। यानी कहने का मतलब जब एक परिधि के एक बिंदु यानी एक सिरा से परिधि के दूसरे सिरा तक मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। बट जब वह केंद्र से होकर गुजरती है, एक परिधि से दूसरे परिधि तक मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है उसे हम कहते हैं व्यास। अर्थात हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। ये भी इसको व्यास है तो इसको हम जीवा कह सकते हैं। इसीलिए एक अगर पूछ दिया जाए कि एक वृत्त में कितनी जीवा हो सकती है तो अनंत हो सकती है। इस इधर से भी जीवा हो सकती है, कहीं से भी जीवा हो सकती है। ये हमारा जीवा है। जीवा एक नाम है, उसे हम जीवा। ठीक है, तो आप लोग को मैं इसका फॉर्मूला कुछ लिखा देती हूँ, सूत्र लिखा देती हूँ। ठीक है, तो देखिए सूत्र बराबर। ठीक है, तो सूत्र होता है, सूत्र में क्या होता है, वृत्त का परिमाप बराबर पहले वृत्त, तो सबसे पहले तो वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या नहीं व्यास बराबर सूत्र लिखते हैं। वृत्त का व्यास। एक चीज आप लोग ने देखा होगा कि ये वृत्त है तो यहाँ तक की लंबाई को हम आर कहते हैं। ठीक है, जब यही लंबाई इधर बढ़ा दिया जाए तो ये भी आर हो गया। तो एक त्रिज्या इधर और एक त्रिज्या इधर दोनों को मिल गया तो एक क्या बन गया, डी बन गया, यानी व्यास बन गया। डी यानी व्यास। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि दो त्रिज्या रहेंगी तो हमारा एक व्यास प्राप्त हो जाएगा। यानी व्यास बराबर क्या हो जाएगा, 2r। 2r यानी 2 त्रिज्या बराबर यहाँ लिख सकते हैं 2 गुने त्रिज्या, अगर व्यास का मान पूछ दे तो। और जब यही त्रिज्या पूछ दे, वृत्त की त्रिज्या बराबर, तो क्या करेंगे, आधा कर देंगे, यानी व्यास का आधा। तो व्यास बटे 2 अर्थात d बटे 2। व्यास को हम d से इंडिकेट करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। अब चारों तरफ जो घिरा, देखिए यहाँ पे जो गोले घिरा हुआ है उसको हम परिधि कर, तो पूछ सकता है कि परिधि या परिमाप बराबर क्या होता है भाई। तो यहाँ हम लिख सकते हैं वृत्त का परिमाप बराबर परिमाप या परिधि बराबर हो जाता है 2πr। आर के मतलब हो त्रिज्या, पाई का मतलब क्या होता है, यह एक अपरिमेय है जिसका मान
पाई बराबर 22/7 या 3.14। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पाई एक मान है जिसका मान होता है 22/7, या इसे 3.14 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3.14 ये इसका मान होता है, जिसे हम अपरिमेय संख्या होती है बटा के रूप में, फिर भी इसे अपरिमेय संख्या माना जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसका सूत्र हो जाता है 2πr। अब देखिए, इसके बारे में समझाने के लिए कुछ टाइम चाहिए, जो कि यहाँ पे अगर इसे बताने लगूंगी तो बाकी सब छूट जाएगी, इसलिए उतना आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे हो गया परिमाण या परिधि। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे पूरा गोला का क्षेत्रफल पूछ दिया जाए तो क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है πr²। ठीक है, तो इस तरह से इसमें और कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं धीरे धीरे जब क्वेश्चन आएगी उस टाइप, जब क्वेश्चन आते रहेगी मैं आप लोग को बताते रहूँगी। तो इतना क्वेश्चन हमेशा, कम से कम इतना क्वेश्चन याद रखिए, क्वेश्चन कर रही हूँ, फॉर्मूला को इतना अपने माइंड में रखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो मैं आज के लिए इतना ही, आज के लिए विराम देती हूँ। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी और अच्छा करने की प्रेरणा मिले। थैंक यू।